समय आप वीडियो और एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, लगातार मैराथन कक्षाएं देख रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली तैयार कर रहे हैं, टीम लगातार कार्य कर रही है और आप अच्छा फील भी कर रहे हैं और अच्छी तरह से आप अपने आप को सही दिशा में अपनी तैयारी को लेके जा भी रहे हैं। अब वो समय निश्चित तौर पर आपके सामने है, आपके पास एडमिट कार्ड है, आप प्रिपरेशन कर रहे थे जिसकी उसमें अपने आप को सिद्ध करने का आपके सामने अवसर है और समय है। अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, अपनी पूरी शिद्दत से इस प्रिपरेशन में लगे रहिए, जिससे कि आप जब परीक्षा हाल में बैठे तो आपको एहसास हो कि हमने जो शिद्दत दिखाई है, जो मेहनत करी है, उसका मुझे फल मिल रहा है और आप निश्चित तौर पर सफल हो, ऐसी हमारी शुभकामना है और ऐसा हमारा प्रयास भी है। पिछले 3-4 दिनों से मैंने वीडियो और एग्जाम पर आधारित किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्चुअल, जो मैथ से रिलेटेड, जो रीजनिंग से रिलेटेड, ऐसे DI और ऐसे वेन डायग्राम से बेस जो कि हम लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे थे, वो हमने आपको नहीं दिया था। आप मैराथन कक्षाओं में लगे हुए थे और मुझे अनुभव था कि आप मेहनत कर रहे हैं। आज से मैं फिर 3 से 4 दिनों तक लगातार आपको कुछ ना कुछ वीडियो क्लिप्स दूंगा, जो सिलेक्टेड होगा, इंपॉर्टेंट होगा और आपकी परीक्षा के लिए आपको मजबूत भी करेगा, आपके काम आएगा। आज के सेशन में मैंने 2 DI रखी है। DI क्योंकि आपकी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है, आपको निश्चित तौर पर DI फेस करनी पड़ेगी, नए चैलेंजेस के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ। जैसा UPSSC का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, उसके लेवल के प्रश्नों के साथ आप जब इस आज DI को दोनों आप फेस करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ऐसे ही प्रश्नों का कंटेंट आपको परीक्षा हाल में भी दिखेगा और यही प्रश्न लगातार इसी तरह के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आपको लगातार UPSSC एग्जाम दे भी रहा है। मैंने 2 DI सेलेक्ट की है, जिसमें एक पाई चार्ट पे है, दूसरा लाइन डायग्राम पे है। आप इनका एहसास करिए, इनको रियलाइज करिए, इनके सभी स्थितियों को समझिए और हल करने की कोशिश करिए। मैं तो आपसे बस इतना कहूंगा, आप इसको याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगर आपको नहीं चीजें क्लियर हो रही हैं, अभी आपको इतने पास वक्त नहीं है आपके पास, तो आप ऐसे पैटर्न को रियलाइज कर लीजिए, अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में इसको छाप लीजिए। ये आपको समझ में आ जाएगा और परीक्षा हाल में इसका आप उत्तर देके आएंगे। अगर सेम DI मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नंबर टर्म थोड़ा डिफरेंट भी रहते हैं, तो पैटर्न अगर आपको क्लियर है तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों को हल करके एग्जाम हाल से आएंगे, बाहर निकलेंगे और बहुत खुशी का एहसास होगा आपको। पहली DI आपको पाई चार्ट पर बेस दी गई है। पाई चार्ट जैसा मैंने आपको 2-3-4 वीडियो में आपको पाई चार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है। मैंने आपको बताया कि इसमें सर्कुलर इन्फॉर्मेशन होती है, सर्कल में बाइसेक्टर आप अलग अलग पर्टिकुलर एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्लीट एंगल क्योंकि 360 डिग्री होता है, जैसे परसेंटेज में 100% होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर 360 डिग्री होता है। परसेंटेज आप जानते हैं कि जब भी हम अपनी कोई भी मान को, किसी भी वैल्यू को, चाहे वो अपनी इनकम हो या किसी भी प्रकार का कोई कलेक्शन, उसको हम परसेंटेज में ब्रेक करते हैं तो टोटल 100% के बिहाफ पर हम ब्रेकिंग करते हैं। उसी क्रम में हम 100% को 360 से कंपेयर करते हैं, क्योंकि कंप्लीट एंगल किसी सर्कल का 360 डिग्री होता है। तो आप अलग अलग रीजन्स को 360 से बिलो कोई एक कोण का यूज करके प्रेजेंट करते हैं, जिसको आप परसेंटेज से कंपेयर करके समझ सकते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी हम डिग्री को परसेंटेज में लिख सकते हैं, जहां जरूरत पड़ी हम एक दूसरे की तुलना भी परसेंटेज के बिहाफ पर कर सकते हैं। जनरली परसेंट में अगर किसी मान को अगर x% दिया है तो आप उसको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो x/100 अर्थात 100 से भाग करना होता है। उसी क्रम में अगर कोई डिग्री दिया है तो डिग्री को फ्रैक्शन में लिखने के लिए x/360 करते हैं। ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, इसी हिसाब से चीजें यहाँ पर प्लान की जाती है। आइए इस निर्देश को पढ़ा जाए, जिसमें आपके सामने इंफॉर्मेशन दी गई कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ग, एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी है, के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उससे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, जिसमें सभी मान डिग्री में दिए गए, मतलब यहाँ पर शिक्षा में 80 डिग्री, अनुसंधान में 65 डिग्री, खेल में 52 डिग्री, पुस्तकालय में 32 डिग्री, कार्यालय में कार्यक्रम में 35 डिग्री और छात्रावास में 46 डिग्री, और साथ साथ ही क्या है, आधारभूत संरचना, जिसमें 50 डिग्री के हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया है। आप इन्हीं चीज को यहाँ पर रीड करेंगे और एक एक प्रश्न को इसका हल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, कार्यक्रमों की तुलना में, कार्यक्रम कहाँ पर है आप देखिए, ये आपका कार्यक्रम है जो 35 डिग्री को प्रेजेंट कर रहा है। यही कार्यक्रम है जो 35 डिग्री को प्रेजेंट या 35 डिग्री के द्वारा प्रेजेंटेड है। कार्यक्रम संपूर्ण एक्टिविटी का 35 डिग्री कार्यक्रम को निर्देशित कर रहा है। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितने प्रतिशत अधिक खर्च हुआ? अनुसंधान यहाँ पर 65 है, अनुसंधान 65 डिग्री है और कार्यक्रम 35 डिग्री है। इसने पूछा कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितने प्रतिशत अधिक खर्च हुआ। आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए वैल्यू का डिफरेंस देख करके निकाल सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा अगर चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि जैसे 5 सते 35 होता है, 5 13 बार 65 होता है, 7 से 13 मतलब 6 का चेंज है, अर्थात 6 की वृद्धि है।
आप जिस वृद्धि को परसेंटेज में लिखेंगे तो लिखेंगे 6 गुणे 100 बटा यहाँ पर लिखेंगे 7, 6 गुणे 100 बटे 7। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। जैसे हम लिख सकते हैं इसको 600 बटे 7, 7 से भाग करें 7 अठे 56, 7 अठे 56, 56 4 60 और 4 जीरो तो 7 पचे 35 होगा, 7 पचे 35, 5 जीरो 7 सते 49, 85 दशमलव समथिंग बढ़ रहा है। अब अगर हम इस 85 दशमलव समथिंग को जो परसेंटेज में है थोड़ा सा राउंड फिगर में यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट मतलब इसका अप्रोक्सीमेशन सोचें तो 0.7 है। दशमलव के बाद वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी होती है, इंटीजर में वैसे सारे मान दिए तो आपको देखने से आंसर तो क्लियर हो गया होगा, फिर भी जान लीजिए दशमलव के बाद अगर मान 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसके बिफोर एक ऐड कर दिया जाता है, इट बिकम 86%। जिसको हम नियरली 86% कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आपने कार्यक्रम से अगर हम बात करें किसकी, अनुसंधान की, तो उसके चेंजेस, उसके परसेंटेज का जो इंक्रीज है वो आपको साफ साफ कितना दिख रहा है, 86% दिख रहा है। तो 86% यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से वृद्धि आपको दिख रही है। इस पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितने प्रतिशत खर्च हुआ है। कुल खर्च 360 डिग्री से प्रेजेंटेड है, कुल खर्च 360 डिग्री से प्रेजेंटेड है। छात्रावास पर कितना खर्च हुआ है ये हमसे पूछा गया। परसेंटेज के आधार पे आपको बताना है कि ओवरऑल अगर हम खर्च की बात करें तो उसके हिसाब से छात्रावास का खर्च कितने % है। जैसे अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आपने 10 रुपया कहीं रहने के लिए खर्च किया, जिसका मतलब 10% आप रहने के लिए खर्च कर रहे हैं। वही सेम टू सेम चीज है कि पूरा खर्च 360 डिग्री है, छात्रावास में 46 डिग्री खर्च हो रहा है। तो 46 डिग्री को % में लिखने के लिए किसी भी संख्या को 100 से पहले तो गुणा किया जाता है, बटा टोटल से भाग किया जाता है जो कि 360 है। एक शून्य इसका 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए तो यहाँ पर हम 2 या 4 से करें, नहीं 2 से करके चलिए, 2 18 बार हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 बार होगा, 2 23 बार होगा। 23 गुणे 5 करके 9 से भाग करिए तो 23 पंचे 5 या 15, 5 दूना 10 1 11 बटा आप 9 कर दीजिए। 9 1 के 9, 2 और 5, 2 और 5 मतलब 25, 9 दूना 18, 18 7, 7 9 सते 63, 12.7 समथिंग करके जाएगा परसेंटेज पे। 12.7% या 78, देखिए पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप लोग इसको उतार सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन, 12.78%। सेकंड क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपके सामने है, प्लीज आप इसको सेलेक्ट करिए, इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल लेके चलिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और कन्फर्म ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी हिसाब से आप अगले प्रश्न पर चलेंगे तो अगले प्रश्न का उत्तर भी आप इजिली दे सकते हैं। समझने की कोशिश करिए और हल करिए। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि, अब इसको थोड़ा पढ़ के देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए साफ साफ लिखा है यहाँ पर। देखिए अगर हम आप पॉइंट करते हैं तो यहाँ तक, तो इसके बाद हजार, लाख, 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग खर्च हुआ है। इसने कहा है कि यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि टोटल 1 करोड़ 80 लाख रुपए है, तो इसने पूछा आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है, अमाउंट में कितनी ज्यादा है। तो इसने कहा आधारभूत संरचना पे 50 खर्च हुआ है डिग्री में और छात्रावास में 46 खर्च हुआ है। तो 46 से 50 डिग्री का खर्च है, मतलब यहाँ 50 डिग्री है और यहाँ पे 46 डिग्री है। अंतर अगर दोनों का देखेंगे तो कितना होगा, बोले अंतर है भैया 4 डिग्री। 4 डिग्री का अंतर है उनके खर्च का। आप इस 4 डिग्री को कैलकुलेट करिए कि बताइए 1 करोड़ 80 लाख का कितना मान होगा, कितना भाग होगा। तो 4 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी डिग्री को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 360 से भाग किया जाता है। जैसे परसेंटेज को आप वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया 100 से भाग करते हैं, उसी प्रकार से डिग्री को अगर हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भाग करते हैं, सॉरी 360 से भाग करते हैं, गुणे। अब क्योंकि यहाँ पर टोटल खर्च आपका 1 करोड़ 80 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख में 80 कर दिया, उसके बाद 2 जीरो पहले बढ़ा दीजिए, फिर 3 जीरो और बढ़ा दीजिए। अब आप इसको काट पीट दीजिए जो पॉसिबिलिटी बन रही हो। देखिए मैं करके दिखाता हूं। पहले तो 1 जीरो इसका एक खत्म कर देगा, 18 एक बार जाएगा, उसके बाद 2 जीरो 3 जीरो, कंफर्म है। 18 दूना 36 होता है, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 दूना 4 होगा, 2 को इसके साथ गुणा करिए, 2 के बाद 2 जीरो फिर 3 जीरो, मतलब अगर आप अमाउंट में कैलकुलेट करिए तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए। 1 करोड़ 80 लाख से हम 2 लाख रुपए
फर्क पा रहे हैं किसमें, इन खर्चों में, जो छात्रावास और आधारभूत संरचना के बीच के डिफरेंस को दिखा रहा है। दोनों का खर्च अलग अलग है और ज्यादा है, लेकिन दोनों के खर्च का डिफरेंस कितने का है, 2 लाख रुपए का है। मतलब आधारभूत संरचना में छात्रावास की तुलना में 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। अगर कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए का निवेश है, कुल खर्च है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। होप सो क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता हूं। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है। जो खेल है स्पोर्ट्स, जिसमें 52 डिग्री आपको खर्च दिख रहा है, ये कह रहा है कि खेलों में जो है किसकी तुलना में, शिक्षा की तुलना में, एजुकेशन की तुलना में कितने डिग्री या कितने प्रतिशत कम खर्च हुआ है। एजुकेशन पर 80 डिग्री है, खेलों में 52 डिग्री है। ठीक है, आप यहाँ थोड़ा सा चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 4 से अगर हम इसको कैंसिल करें, 4 13 बार होगा, 4 से कैंसिल करें तो 20 बार होगा, तो ये 13 बन जाएगा और 20 बन जाएगा। पढ़िए फिर से, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम, तो आप डिफरेंस करिए, क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज नहीं पूछा है, कमी या वृद्धि की बात कर रहा है। तो कम कितना दिख रहा है, 7 की कमी है। अब इस कमी को परसेंटेज में लिखना है, तो 7 गुणे 100, क्योंकि किससे कम है, एजुकेशन से, तो एजुकेशन नीचे जाएगा 20। 7 तो यहाँ पर आप 20 पंचे 100 कर सकते हैं, 7 पंचे 35 कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट डेटा में बनकर आ रहा है सामने हमारा 35%। आप देख रहे हैं कि खेलों में एजुकेशन की तुलना में आपको कमी दिख रही है परसेंटेज के हिसाब से। 35% चौथे प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप इसको उतार सकते हैं। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, जो इस डीआई का, इस पाई चार्ट का अंतिम भाग रहेगा। नेक्स्ट डीआई आपकी बड़ी स्टैंडर्ड है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और उस पर समय दीजिएगा। 5वें में क्या है कि यदि वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी। अभी इसके पहले एक प्रश्न में लिया था जहां पे डेटा 1 करोड़ 80 लाख एग्जैक्टली दिखा हुआ था, वहां पे वो 1 के बाद 8 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, इस तरह से प्रेजेंट किया गया था और ऑप्शन देखो उसी टाइप से आ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 1.8 करोड़ लिखने का मतलब ही 1 करोड़ 80 लाख रुपए है। ठीक है, कुल खर्च। तो शिक्षा और अनुसंधान पर, बात 2 जगहों की कर रहा है, शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि क्या थी, कितने पैसे खर्च किए गए थे। तो आपको पता है कि टोटल जो होता है 360 डिग्री से रिप्रेजेंटेड होता है, तो हम 360 को प्रेजेंट करेंगे किसके माध्यम से, 360 का मतलब 1.8 रखेंगे, ये 360 प्रेजेंट करेगा 1.8 करोड़ को। आप चाहे तो इसको पूरा लिख सकते हैं 1.8 के बाद ऐसे, अगर हम करोड़ में है तो करोड़ का भी एक वर्किंग हम लोगों ने किया अभी तक। डेसिमल अगर हटा दें इसका तो क्या कर सकते हैं, देखिए 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, अभी काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ बन गया। ठीक है, हमको निकालना क्या, शिक्षा और अनुसंधान 80 + 65, 80 + 65 कितना होता है, 145 डिग्री। अपने को 145 डिग्री का मान निकालना है। अगर 360 डिग्री का मान दिया है 180, तो आपको 145 का निकालना है। 180 होता तो 90 होता एग्जैक्टली, मतलब 90 से थोड़ा आपका जो है मान यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। 90 से कम होगा, कंफर्म हो गया। 90 से कम है कौन, 12,50,000, ये हो नहीं सकता। 1 पैदा ये बिल्कुल नहीं होगा। 7,25 बहुत कम है, मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं वर्किंग करके, एक बार समझ ही लिया जाए क्या दिक्कत है। जैसे अगर आप कैंसिल करने की कोशिश करो, देखो किससे कट रहा है, या हम बात करते, जैसे ये तो साफ साफ देखिए 1 जीरो इसका इससे खत्म हो जा रहा है। 18 से जैसे भी हमने पिछले में किया था, 1 करिए, 2 जीरो, फिर 3 जीरो, ऐसे लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और 18 दूना 36 होता है। 2 से फिर इसका डिवीजन करिए, 2 पंचे 10, 5 के बाद 1 जीरो, फिर 3 जीरो। ठीक है, ये 50,000 हो गया। 145 से इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 0 0 0 0, करेक्ट है। 5 पचे 25 की 5 हासिल 2, 5 चौके 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 5 1 के 5 2 7, 72,50,000। 72,50,000 मैंने वैसे भी आपको प्रीफर किया था पहले ही, क्योंकि वो कंपेयर्ड ही था और क्लियर समझ में आ रहा था कि ये पैसा इन दोनों का ही प्रेजेंटेड होगा, इन दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो 5 तक आपने जो डीआई पढ़ी वो किस पर बेस्ड थी, पाई चार्ट पर। अगली डीआई लाइन डायग्राम पर है, और आप इसको थोड़ा अच्छे से रीड करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये डीआई वास्तव में स्टैंडर्ड है। लेकिन इस डीआई को पढ़ाने के दौरान जब मैं समझाऊंगा आपको कई सारी चीजें, तो आपको बहुत न्यू और डिफरेंट चीजें भी नजर आएंगी। और ये लेटेस्ट पैटर्न की डीआई है जो अभी तक की परीक्षाओं में यूपी लगातार इस तरह के टर्म पूछ रहा है। मैं ऐसे ही समझाना चाहूंगा कि भाई कहीं से भी अगर मान लो हम इस स्थिति में है कि हम सब कुछ अच्छा करके छोटी छोटी चीजों की वजह से गलत कराएं,
तो सही मतलब ये उचित नहीं है। कंपटीशन के लिए आपको जो है हर प्रकार के प्रश्नों को फेस करना ही चाहिए और हर चीज को अपने आप को, हर चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे तो डीआई आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, चीजें समझने की जरूरत है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित लाइन डायग्राम या रेखा आरेख जो आपको दिया गया है 2001 से 2006 तक की अवधि के दौरान दो कंपनियां ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ दर्शाती है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं दो कंपनियों के बारे में बताया गया। कंपनी ए को ग्रीन कलर से, कंपनी बी को रेड कलर से दिखाया गया है और प्रतिशत लाभ दिखाया गया 0 से लेकर 80% तक। अगर हम ग्रीन कलर वाली कंपनी की बात करें 2001 में 45% लाभ है, 2002 में 50%, 60%, 45%, 70% और 45% का लाभ दिखाया गया है। इसी प्रकार से कंपनी बी 40%, 30%, 55%, 60%, 50%, फिर 50% के लाभ को कंपनी बी का भी दर्शाया गया अलग अलग वर्षों में। थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिशत लाभ जो कंपनियां अर्जित करती है उसको आप समझने की कोशिश करो, एक्चुअली कैसे अर्जित करती हैं। जैसे हम लोग लाभ की जब बात करते हैं तो लाभ एक्चुअली क्या होता है बताइए। अगर हम लाभ को पढ़े हैं मतलब अपने मैथमेटिक्स में, तो हमें जानते हैं कि लाभ तब होता है जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता और बेचता है, खरीद करके बेचे और ज्यादा में बेचे। जैसे आप ऐसे कंपेयर करते हैं कि अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है तो लाभ होता है, और लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी पर बेस्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि लाभ जो परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कहते हैं लाभ का मान गुणे 100 बटा सीपी। जैसे हमने कहा कि अगर हम कोई सामान बेचे ऐसे और मुझे 20% का लाभ हुआ, इसका सेंस देखो 20% का लाभ क्या बताता है कि जनरल समझिए, बहुत ज्यादा टिपिकल ना सोचिए, कि 100 रुपए का अगर कोई सामान था तो 20 रुपए का फायदा अर्थात 120 में सामान बिका। हम लोग ऐसे मैथ्स में इसको पढ़ा देते हैं कि कहते हैं कि यह 1/5 होगा। बोले सर कैसे, क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। इसका मतलब कहा जाता है कि अगर 5 रुपए, अगर मैं बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि 5 रुपए, 5 सीपी है तो 1 है लाभ, अर्थात उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपए होगा। ये आप समझिए। बट यही चीज जब कंपनी की बात होती है तो डिफरेंट हो जाता है। कंपनी लाभ कैसे अर्जित करती है, जैसे मान लो अगर किसी को सैलरी मिलती है, आप ध्यान से सोचिएगा, सैलरी मिलती है तो सैलरी में निवेश आपका कोई पैसा नहीं होता है, निवेश हमेशा समय होता है। 1 महीने आप काम किए और 1 महीने का आपको वेतन मिला, तो कंप्लीट लाभ है आपका, पूरी तरह से आपके लिए वो बेनिफिट है। मतलब 1 महीने के आपके एफर्ट के बदले आपको पैसे मिलता है। जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, जहां से आपको सैलरी 100% प्रॉफिट के तौर पे मिल रही है आपके खर्चे के लिए, उसी कंपनी का जो मालिक था उसने सपोज करिए कि 120 रुपए कमाए और उसने खर्च कितना किया था, 100 रुपए। तो यहाँ पर उसे नुकसान है, मतलब उसने 100 खर्च किया था और 120 रुपए कमाए, 120 रुपए ले लिया, तो इसका मतलब कंपनी घाटे में है, 20 रुपए के घाटे में है। स्थिति ये हो गई, कंपनी ने कोई सामान बनाया, मतलब उस कंपनी ने कोई सामान बनाया और बना के सेल किया, तो बनाने में लागत सपोज करो 100 रुपए की लगी। लागत क्या है, 100 रुपए की, मतलब टोटल खर्च, लागत मतलब खर्च। और यही चीज यहाँ दुकानदार करता है, जो कास्ट प्राइस होती है, जो निवेश ही तो दुकानदार का होता है, और उसको बेचता है तो उसे बेनिफिट अर्थात फायदा होता है। अब कंपनी ने मान लो कोई सामान बना के सेल करने में पूरा मिला के एम्प्लॉइज से एवरीथिंग, सैलरी वैली सब देने के बाद 100 रुपए की लागत है, और उसने जो है 150 रुपए में सारे सामान को बेच दिया, मतलब यह उसका विक्रय मूल्य है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से 100 से 150, उसका 50 का बेनिफिट है अर्थात फायदा है, यही लाभ है। लेकिन लाभ का जो बेस होगा कौन होगा, खर्च होगा। जो खर्च, जैसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि लाभ का जो बेस होता है वो क्रय मूल्य होता है, यहाँ पर लाभ का बेस हमेशा खर्च होता है। जितना आप खर्च करते हैं, जो आपका निवेश होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वही आपके लाभ का बेस होता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर कंपनी ने 70% लाभ कमाए, कहीं पर अगर किसी कंपनी ने 70% लाभ कमाए, तो 70% क्या बताएगा पता है, पहली चीज यह 7/10 होगा, क्योंकि 70/100 लिख सकते हैं हम इसको। कहने का मतलब 10 यहाँ पर कंपनी का खर्च है और 7 रुपए कंपनी का क्या है बताइए, लाभ है। इसका मतलब कुल टर्नओवर कितने का हुआ होगा, 17 का। 17 का कुल टर्नओवर हुआ था, मतलब 17 रुपए कुल कंपनी के पास आए, जिसमें कंपनी ने 10 रुपए खर्च किया था और 7 रुपए उसने बचत किया था। ये स्थिति बनती है, इसको आपको समझना जरूरी है। हमारे इन प्रश्नों का यही नेचर अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात दिमाग में रखिए कि जो कंपनी का बेनिफिट, फायदा या लाभ परसेंटेज है, वो खर्च पर आधारित होता है। वो खर्च ही एक प्रकार से क्रय मूल्य है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा फायदा, अगर एक दुकानदार के तौर पर आप सोचे तो आपका फायदा क्या है,
क्रय मूल्य से कितने ज्यादा आपको मिला है, हम उसको क्रय मूल्य को आधार बना देते हैं और उसी से परसेंटेज डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है, सेल्समैन बेचता है, तो जितने में बेचा, अगर उसको नहीं पता है कि उसको कितने में खरीदा गया था, तो उसे डिसाइड नहीं कर सकता कितने % का फायदा हुआ है। फायदे या नुकसान के लिए क्रय मूल्य रिस्पॉन्सिबल होता, वही आधार होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें समझना चाहिए, कंपनियां जब फायदा अर्जित करती हैं तो फायदा कंपनी के लागत अर्थात खर्च पर निर्भर करता है, खर्च ही उसका बेस होता है। अब यहाँ पर मैंने 2-3 बातें बता दी। अगर किसी कंपनी ने कुछ बेनिफिट, जैसे मान लीजिए हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, यहाँ वाला लिखा है कि 2005 में कंपनियां दोनों ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है। मतलब इनकम जो टर्नओवर आ रहा है, टोटल टर्नओवर। अब देखिए आय क्या है, तो ये इसका आय कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 2 चीजों में, एक तो खर्च में और बचत में। खर्च और बचत, बचत ही फायदा है और खर्च जो होता है वो आपका ये बताता है कि आपने कुल कितना निवेश किया था, कितने पैसे आपके बढ़ के आए। यही तो होता है ना भाई, हमने मान लीजिए किसी कंपनी को बनाने में 100 रुपए खर्च किए, लेकिन हमको मिला कितना, 150, वो मेरी टर्नओवर है, वही मुझे मिला है, तो फायदा कितने का है, 50 का। यही चीज यहाँ पर समझना होता है कि हमारी जो फायदा, हमारा जो लाभ परसेंटेज होता है वो किस पर निर्भर करता है, खर्च पर निर्भर करता है। इस कंपनी यहाँ पर 2005 की हम बात कर रहे हैं इस साल, और दोनों कंपनियां ए और बी की जो आय है क्रमशः 3 और 4 के अनुपात में है। मतलब अगर यह 3 रुपए कमाता है तो यह 4 कमाती होगी, दूसरी, पहली और दूसरे के बीच दिया हुआ है। हमको लाभ का परसेंटेज दोनों का पता है, इसका 70%, इसका 50% है। दोनों के व्यय अर्थात खर्चों का अनुपात बताना है। अब आप ऐसे समझिए, अगर कंपनी ए 70%, ये 70% ही तो है, 70% का बेनिफिट पा रही है, इसका मतलब 7/10 से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 70/100 कर दीजिए, तो कहा जाएगा 10 उस कंपनी का क्या है, खर्च है, 10 खर्च है, 7 उसका लाभ है, और 10 और 7 को जोड़ दीजिए, 17 उसका टोटल टर्नओवर रहा होगा, 17 कुल उसकी आय रही होगी। 17 कंपनी ने कुल पाया है, अर्जित किया है, लेकिन 10 उसमें से खर्च निकल गया और 7 उसका बचत हो गया, ये हमको बताना है। तो हमको यहाँ पर क्या, किसका डिफरेंस, उनके व्यय, उनके खर्चों का ही अनुपात बताना है। देखिए कंपनी ए था, कंपनी बी है। कंपनी ए की जो इनकम है वो 3 के अनुपात में है। कंपनी का व्यय बताइए, क्योंकि हमें व्यय के हिसाब से डिक्लेयर करना है। आप यहाँ खुद ही देख ले, व्यय कितना है, 10, टोटल यहाँ पर टर्नओवर कितना है, 17। इसी प्रकार से बी के पास चले जाइए, उसकी आय कितनी है, 4। अब यहाँ 50% है, तो 50% मतलब 1/2 होता है। अब कंफर्म कर लीजिए, 2 उसका खर्च है और 1 उसका लाभ है। टर्नओवर क्या रहा होगा, 3 उसकी कुल आय रही होगी। तो क्या हमको बताना है, खर्च बताना है। खर्च कितना है, 2, और कुल आय कितनी थी, 3। इसी को आप सॉल्व कर दें, क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर किस रेशियो में यहाँ पर उनके व्यय थे। तो इसको डिसाइड कैसे किया जाएगा, आप देखिए तो यहाँ समझ में आएगा। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10/17, और यहाँ पर यह 3 चला जाएगा ऊपर और 4 × 2 रह जाएगा नीचे। अब आप इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके कर दीजिए, आपका आंसर कंफर्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है 3 × 10 था, 17 नीचे, 4 × 2 रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। काट सकते हैं जितना काट दें, जैसे 2 पंचे 10, ठीक है, 3 × 9 = 45 ऊपर हो गया, और नीचे 17 चौके 68 हो गया। 45:68 का अनुपात, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। मैं बता रहा हूँ अधिकतर लोग गलती करेंगे इस प्रश्न को हल करने में, और बहुत गलती करेंगे। आपको अगर समझ में आया हो तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लीजिए फिर से, जो मैंने बताया 70% आय अगर यहाँ पर लाभ है उसको, तो 70% मतलब 7/10, 10 उसका खर्च है, ठीक है, 7 उसका लाभ है, 17 उसकी आय है। मतलब हम कंपनी के तौर पर 17 कमाए हैं, बट जितना कंपनी कमाती है उसका लाभ नहीं होता सब, जितना हमारे पास आता हमारा फायदा नहीं है। उसमें पहले देखता हूँ कितना मैंने खर्च किया था। दुकानदार के पास जो, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं दुकानदार को दे देते हैं पैसा, ठीक है। अगर आपने पेन खरीदी 15 रुपए में दुकानदार से, तो सोच लिया कि क्या 15 उसको कुल बचा है, नहीं, 15 में पहले वो चेक करेगा उसने खर्च कितना किया था इसके लिए, 12 रुपए, ठीक है, तो 3 रुपए उसका फायदा है, ये समझना होता है। तो यही चीज यहाँ पर भी है कि 70% लाभ है तो 7/10 अर्थात 10 खर्च है और 3 उसका लाभ है, 17 उसका कुल आय है। इसी प्रकार से 50% क्या बताएगा, 1/2 जो 50/100 होता है, 2 खर्च है, 1 लाभ है, 3 कुल आय है। अब इनके व्ययों का अनुपात बनाना है, कैसे बनेगा देखिए। इनकम टोटल, इसकी आय का अनुपात क्या थी, 3, और व्यय का रेशियो देखिए 10/17 क्यों लिखा, क्योंकि 10 खर्च था, टोटल 17 इनकम थी।
तो 10/17 कर दिया। ऐसे इसका अनुपात 4 में था, 4 लिखा, गुणे इसका खर्च 2 था, 2/3 कर दिया। जब कैलकुलेट किया प्रॉपर तो 45:68 आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको सजेशन भी दे रहा हूँ कि देख लेना जरूर, मेरा ना समझ में आए कहीं और देख लेना, लेकिन देखना जरूर। मतलब ऐसे प्रश्न हल करके जाना, क्योंकि इस पर पैटर्न बन रहा है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है कि यदि 2005 में दोनों कंपनियों की आय समान थी, आय मतलब उनका टर्नओवर सेम था, जो उनको इनकम मिल रही वो सेम था। 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय के साथ अनुपात क्या था, मतलब उनके खर्चों का अनुपात पूछा गया है। क्योंकि हम उसी साल हैं और सेम परसेंटेज फॉलो किए जाएंगे, तो आपको ये कंफर्म है कि 70% 7/10 होगा। मतलब 10 खर्च है, 7 उसका लाभ है, और इनकम कितनी रही होगी 17, टोटल टर्नओवर 17 था। ये ए की बात थी। इसी तरह से बी का अगर सोचो तो 50 है, जो कि 1/2 होगा। तो 2 खर्च है, 1 लाभ है, हाँ, और 3 क्या रहा होगा, आय रहा होगा। 3 आय थी। अब आप पूरी बात को अच्छे से समझिए और क्लियर करिए। जैसे हमसे पूछा उनके व्ययों का अनुपात बनाना है, तो इसका भैया व्यय कितना है 10, और इसकी कुल इनकम कितनी थी 17। ठीक है, 10/17 कर दीजिए और बटे कर दो, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है तो कंफर्म हो जाएगा। यहां पर इसका खर्च कितना है 2 और इसकी इनकम कितनी है 3 है। अब क्योंकि अब देखो इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 10/17 गुणे 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 पंचे 10, 5 तियां 15/17 हो गया। 15:17 देखिए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आ गया, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम सेम थी तो उनके खर्चों का खर्च यहाँ पर 10/17, क्योंकि 10 और इनकम कितनी थी 17, 10/17। ऐसे यहाँ खर्च 2 और आय कितनी थी 3, तो 2/3 कर दिया। दोनों को प्रॉपर हल कर दिया तो आपका आंसर कितना आ रहा है 15:17। तो दूसरे प्रश्न का हल हो चुका है आपके सामने 15:17, जो कि ऑप्शन नंबर बी ए में दिया हुआ है। आइए इसका थर्ड क्वेश्चन किया जाए। क्या बोला है, 2002 में कंपनी बी, हम 2002 हैं और कंपनी भी रेड से है, जो कि 30% को प्रेजेंट कर रही है, का व्यय 200 करोड़ था, मतलब जो खर्च था वो 200 करोड़ था। इस समय इसकी इनकम क्या थी, ये तो सबसे आसान स्थिति है इसकी। 30% को 3/10 लिखिए, लिख सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ये खर्च है, हाँ, यह आय है, और 10 और 3 जोड़ दीजिए, 13 क्या हो जाएगा, सॉरी आय नहीं है, यह लाभ है, ऐसे मिस हो जाएगा, ये लाभ है। और 10 और 3 जोड़ दिए, 13 कुल क्या होगा, 13 कुल आय होगी। अपने को खर्च दिया है, जो कि प्रेजेंटेड कैसे है 10 से, 10 यहाँ खर्च को दिखा रहा है। 10 बराबर एग्जैक्टली कितना है 200 करोड़, लिख दो 200। आपको निकालना क्या है आय कितना है 13, शून्य खत्म, 13 दूना 26, 260 करोड़, डी ऑप्शन। ये तो बहुत आसान था, आपने कंफर्म कर दिया। मेन इसमें यही है कि आप जब परसेंटेज देखते हैं फायदे का, उसी को देख के अगर कोई कंफ्यूज है तो खत्म है। बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन आएगी, 70% लाभ है, अरे 70% लाभ है 30% हानि, यही सब सोच के जैसे अगर कोई करेगा सब खत्म हो जाएगा। जब मैं कहूंगा कि मैं कंपनी की तरह सोच रहा हूं, अगर मैंने 30% फायदा कमाया है तो 30% फायदे का मतलब ये होता है कि 30 रुपए, ध्यान से समझिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डेप्थ है। मतलब मेरा 100 रुपए कुल खर्च था तो 30 रुपए मैंने कमाए हैं, 130 रुपए मेरी दुकान में आए होंगे, मेरी कंपनी में आए होंगे। यही अगर समझ लिया तो कंफर्म है। अगर आप एक दुकानदार की तरह सोचिए, हमको जो पैसे मिलते क्या मेरे फायदे नहीं, फायदा जैसे किसी को सैलरी, आप उसी दुकान में काम करने वाले व्यक्ति को जब सैलरी देते हैं महीने में तो उसका एग्जैक्ट फायदा है, लेकिन जो दुकानदार को मिलता है दैट इज नॉट एग्जैक्ट बेनिफिट, वो कभी कभी नुकसान भी होता है। ये भी आपकी स्थिति समझिए। जो उसके पास पैसे हैं दैट्स उसका टर्नओवर, उसको आप उसका टर्नओवर कह सकते हैं, उसकी इनकम कह सकते हैं। इनकम कभी लाभ नहीं होता है, इनकम पहले खर्च को हटाता है तब देखता है उसका फायदा क्या है। तो इसलिए कभी भी जो कंपनियों के आधार पर लाभ का परसेंटेज होता है वो आपका हमेशा और हमेशा याद रखना कि वह जो है खर्च पर आधारित होता है। इसीलिए 30% का लाभ मतलब 3/100 मतलब 3/10, सॉरी 30/100 मतलब 3/10। 10 खर्च है 3 लाभ है, याद रखना, और 13 टर्नओवर है। तो अब ऐसे समझ लीजिए, 13 आया दुकानदार के पास, उसने पहले अपना खर्च निकाला, 10 निकला, फिर उसको समझ में आ गया 3 रुपए मेरा फायदा है। यही है कॉन्सेप्ट। अगर ये क्लियर है तो सब क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2001 में कंपनी ए और बी के व्यय समान थे, मतलब खर्च समान थे। ठीक है, 2001 में कंपनी ए और बी के व्यय समान थे, एक है, और यहाँ कंपनी ए और बी के व्यय को हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ए लाभ है 45, 45 क्या होता है, 45/100 लिखें, 9/20 होता है, इससे लिख सकते हो।
अर्थात अगर 20 खर्च है तो 9 लाभ है, लेकिन हमसे बोला व्यय समान है। ध्यान से देखिएगा, तो व्यय अगर समान है तो हम 20 बटा क्या लिख सकते हैं इसको, 20 बटा 29, क्योंकि टोटल टर्नओवर क्या है, टोटल टर्नओवर 29 होगा। दूसरा इसकी बात करें, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5 है। यहाँ पर क्या है 40%, 2/5 है। मतलब 5 अगर हमारा खर्च है तो 2 हमारा लाभ है और 7 हमारी टोटल इनकम है, 7 हमारी टोटल इनकम है। यहाँ पे इसने कहा व्यय समान है दोनों के, ए का और बी का, तो हम यहाँ से उनकी इनकम का रेशियो बता सकते हैं। ए की इनकम ए है, बी की भी इनकम बी है। ए अपने खर्च बनाया, बी भी अपने खर्च बना रहा है, 5/7 कर दे। ये समझ में आया कैसे हुआ? इसका खर्च 20 था टोटल 29 में से, और इसका खर्च 5 था टोटल 7 में से। यही किया, और ए बी को हम प्रॉपर अगर मैनेज करें 5 चौके 20 कर सकते हैं। बी को अगर इधर लाएं तो ए अनुपात बी 29 अनुपात 7 चौके 28 होगा। ये उनकी आय का अनुपात है, दोनों की आय का अनुपात 29 अनुपात 28 है। क्यों ऐसा हम सोच रहे हैं? इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी। टोटल कितनी थी? 342 करोड़ थी। 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? बढ़िया है। तो सबसे पहले भैया यहाँ पर आप ऐसा करिए कि उनकी इनकम पहले डिसाइड कर लीजिए, तब लाभ आप सोचिए। हमारे पास आय का अनुपात दिया है, बना लिया हम लोगों ने। हम इन दोनों को अगर जोड़ें तो 57 आएगा। जैसे कभी आपको आय का अनुपात दिया है और टोटल आय दी गई है, तो हम इंडिविजुअल आय भी निकाल सकते हैं, अलग अलग आय भी निकाल सकते हैं। तो अनुपाती पदों को जोड़ दिया 57, और इसकी तुलना अगर हम 342 से करेंगे तो 1 बराबर 6 होगा, 6 बार जा रहा है। यहां से हम किसी एक की आय निकाल सकते हैं, जैसे पहले की चाहे निकाल दो चाहे दूसरे की निकाल दो। अगर हम पहले एक ही आय निकालें तो हमें 29 का मान निकालना पड़ेगा। एक का मान निकला है 6 9 54, 6 दूना 12, 12 5 17, 174 करोड़ है कंपनी ए की आय। 174 करोड़ में वह खर्च कितना करता है? ऐसा क्यों मैं सोच रहा हूं? क्योंकि दोनों के खर्च समान हैं। जितना खर्च ए करेगा उतना ही खर्च बी करेगा। ए कमाता कितना है? 174 करोड़। जैसे 342 दोनों मिलके कमाते थे, क्योंकि देखो खर्च भले मतलब खर्च यहां भले समान है लेकिन आय समान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी आय अगर 29 है तो इसकी आय 28 है और टोटल आय 342 है। तो ए की आय निकल गई 174 करोड़। हम चाहे तो बी की आय तुरंत 342 से घटा दें तो बी की आय आ सकती है, बट अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें खर्च पता चल जाए बस, हम टोटल फायदा बता देंगे। आय में से खर्च निकाल दो, फायदा क्लियर है। यही तो होता है ना, जितना आया उसमें से खर्च गया तो हमें फायदा कंफर्म हो गया। तो यहां से ए का खर्च क्या होगा? बोले ए का खर्च, और जो ए का खर्च होगा वही बी का भी खर्च होगा। खर्च है क्या? देखिए ए है 20/29, तो लिख दीजिए 20/29 गुणे 174। ठीक है, करिए कितना बार जाएगा? 6 बार ना, 6 बार, और 6 20 छक्के 120। 120 करोड़ इसका खर्च था ए का। अगर 120 करोड़ इसका था तो 120 करोड़ उसका भी रहा होगा, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा तो दोनों के व्यय समान थे। तो 240 करोड़ ये लोग खर्च करते हैं दोनों मिलकर के। टोटल अगर आय 342 करोड़ है, 342 करोड़ टोटल इनकम है और 240 करोड़ का खर्च है, तो 240 घटा दीजिए, 2 0 1, 102 करोड़ का लाभ है। डी ऑप्शन, 102 करोड़ का बेनिफिट यहां पर आपको दिख रहा है, जो इस प्रश्न का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अच्छे से आंसर भी आप क्लियर कर सकते हैं। आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो कंफर्म समझ में आएगा, नहीं आए तो कम से कम 2-3 बार देखना। लेकिन मेरा सजेशन है कि जरूर देखना और जरूर करना, तैयार तो जरूर कर लीजिएगा। ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, जहां कंफ्यूजन सबको है। कंफ्यूज ना होइए, पढ़िए 1 बार 2 बार 3 बार, इसको आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं इसको प्रॉपरली आपके सामने जैसा हो सकता था उतना उचित मैंने समझा दिया है। अगला देखिए, 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था। 2003 में हम चलते हैं, सबसे पहले कंपनी ए की बात करते हैं जो ग्रीन कलर से है, जिसका लाभ पता है 60%, लेकिन दिया है व्यय। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 60% को लिखो 60/100, तो आएगा 3/5। मतलब 5 खर्च है, 3 क्या है? लाभ है। तो टोटल यहां पर टर्नओवर कितना रहा होगा? 8 कुल आय थी। समझ रहे ना? अब क्या क्या कर सकता हूं सोचिए, क्योंकि व्यय दिया था 200 करोड़, व्यय दिया था 200 करोड़ और व्यय यहां कौन है? 5 है। तो 5 बराबर मैं लिख सकता हूं 200, और चाहूं तो मैं यहां पर कुल आय निकाल दूं। और क्यों निकाल दूं? क्योंकि जरूरत है, आगे पढ़िए तो समझ में आएगा। आप पढ़ेंगे तो लिखा है
2003 में कंपनी ए की आय, मतलब अपने को जरूरत है 2003 की ए की आय, 2003 में ए की आय, और 2003 में ए की आय प्रेजेंटेड है 8 से, खर्च प्रेजेंटेड है 5 से जिसका मान 200 है, तो 8 का मान बोलो क्या होगा? 5 चौके 20, 40 अट्ठे 320, 320 इसकी कुल आय थी। 2003 में कंपनी ए की आय कितनी थी? 320 करोड़ थी, जिसमें 200 करोड़ वह खर्च करता था, 120 करोड़ उसका फायदा था। अब आगे बढ़िए, 2003 में कंपनी ए की आय, मतलब यहां तक तो अभी हमें कोई डाउट नहीं, यहां तक कंफ्यूजन खत्म है। 2006 में उसके खर्च के समान थी, 2006 यहां पर है, और उसी कंपनी की बात कर रहा ए की, जिसका लाभ है 45%। 45% मतलब 9/20, 45% मतलब 9/20, अर्थात 20 है खर्च और 9 है लाभ। जिसने बोला है और 20 और 9 को जोड़ दीजिए तो 29 है यहाँ पर कुल आय। 29 क्या है? कुल आय। इसने हमसे कहा जो कंपनी 2003 में, मतलब कंपनी 2003 में जितनी उसकी कुल इनकम है, जितनी उसकी कुल इनकम है, उस 2006 में उसी कंपनी की कुल, मतलब उस कंपनी के खर्च के समान थी। 2006 में जितना कंपनी खर्च करती थी उसके बराबर करती थी, जितना वहां पर टोटल कमाती थी उतना तो यहाँ खर्च कर देती है। यहाँ की हमको आय बतानी है, तो आइए बता देते हैं। सबसे पहले इसका खर्च 20 है, जो इसके बराबर है 320 के, और निकाला अपने को क्या है? आय, अर्थात 29 का मान। 0 16, 16 9 क्या होता है? 144 की 4 हासिल 14, 16 दूना 32, 32 14 कितना हो जाएगा? 32 10 42, 32 14 42, एक बार फिर देखिए, 16 9 144 की 4 हासिल 14 हो गया, और 16 दूना 32, 32 10 42 4 46, 46, 464 करोड़। ए है बी ऑप्शन। ए उस समय उसकी कुल क्या थी? आय थी, क्योंकि उसका खर्च इसकी आय के बराबर था। तो इसका आय यहाँ पर 320 था, उसका आय वहां पे उसका खर्च 20 था, तो 20 बराबर 320, और कुल इनकम इसकी 29 है, तो 29 बराबर 464 करोड़, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। ये आज की डीआई थी दोनों, और डीआई लेटेस्ट पैटर्न पे थी। जितने प्रश्न आपको आज के डेट में दिख रहे हैं यूपी ट्रिपल कमीशन में, उसी के आधार पर मैंने इस डीआई का सिलेक्शन किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों डीआई को अच्छी तरह समझ पाएंगे, और ये आपकी जरूरी भी है, जरूरत भी है। अगर आप इसको समझते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस देगा। एक बार अच्छे से नहीं समझ में आता है, 2-3 बार इसको रिवाइज करें और अच्छे से क्लियर करें। भरोसा है मुझे 80% आपको देखने से समझ में जरूर आ जाएगा। तो आज जैसी डीआई आपने पढ़ी है, इस पैटर्न की डीआई को पढ़ने हमारी जरूरत है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमेशा के लिए कनेक्टेड रहिएगा, डे बाय डे की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिएगा। अपने फीडबैक सुझाव जरूर दीजिएगा, आपका मनोबल कैसा है इसको जरूर बताइएगा। कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, इसको हमें शेयर करेंगे तो उसी आधार हम कोई और निर्णय लेंगे। कल फिर से मैं कुछ सिलेक्टेड डीआई आपको प्रोवाइड करूंगा। इधर वेन डायग्राम और चीज़ों को लेकर के मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 24-25 तक आपको खूब ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ जो आपके लिए हमेशा के लिए बेनिफिशियल हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, उसको भी ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे डे बाय डे कनेक्टिविटी हम एक दूसरे के इन्वॉल्व रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।